विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इतिहास और हमारा नागरिक जीवन, पाठ 4। सल्तनत काल की शुरुआत तथा सल्तनत का विस्तार, जिसके विषय में पिछली वीडियो में हमने खिलजी वंश के शासनकाल पर चर्चा की थी, जिसका शासनकाल रहा है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। आज की इस वीडियो में तुगलक वंश की शुरुआत और इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसका शासनकाल रहा है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। पाठ के अध्ययन से पूर्व तुगलक वंश के शासकों से आपको रूबरू कराना चाहूंगी, जिन शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया था। पाठ का अध्ययन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के विचार से। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आदर्शवादी बनिए, जिससे आपका जीवन भी श्रेष्ठ होगा। इसी प्रेरणादायक शुरुआत के साथ मैं आपको मिलवाती हूँ तुगलक वंश के सबसे पहले शासक से, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। उसने तुगलक राजवंश की स्थापना की और 1320 ईस्वी से 1225 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। मंगोलों के विरुद्ध गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। उसने मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था। सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर मार्च 1325 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जौना खां यानी मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। आइए मिलते हैं मुहम्मद बिन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया, जैसे होली और दीपावली। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक गुजरात के विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। आइए मिलते हैं तुगलक वंश के तीसरे शासक से, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 को हुआ था। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सालार रजब का पुत्र था। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ। फिरोज का राज्याभिषेक पुनः दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार यानी हरियाणा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर, फिरोजपुर पंजाब आदि प्रमुख थे। फिरोज के अंतिम दिन दुख भरे बीते। 1374 में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मौत हो गई। उसके कुछ वर्ष अंतराल के बाद 1387 में उसका दूसरा पुत्र खनजहां भी गुजर गया, जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा।
80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफन कर दिया गया। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता था कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया। सन 1412 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश के शासकों से मिलवाने के बाद अब शुरू करती हूँ मैं पाठ का अध्ययन। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक, जिनके विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को यानी टैक्स को कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, इन पर भी हमने चर्चा की है, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। आइए जानते हैं मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के विषय में। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाईं, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रहीं, क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया था। ये योजनाएं निम्नवत थीं। दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहां भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय वहां भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बढ़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई और किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था, यानी देर हो चुकी थी। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना रही राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। अगली योजना थी दिल्ली से दौलताबाद। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम आदि दिल्ली से भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण तक नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण करना मुश्किल है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल रही। उसकी अगली योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा पर यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 नए राज्यों, विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक, जिनके विषय में हमने पाठ की शुरुआत में ही चर्चा की थी, 1351 से 1388 ईस्वी। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। लोक हित के कार्य। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि अन्य नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियां एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद किया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तुगलक वंश के शासनकाल के साथ ही हमारा ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। हम जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।